जब भी हम कभी राष्ट्रगान बजता हुआ सुनते हैं तो अनायास ही हमारे भीतर से एक सम्मान का भाव बाहर आने लग जाता है। राष्ट्रगान के प्रति खड़े होना हमारे द्वारा एक राष्ट्र के प्रतीक को गौरव और सम्मान दिए जाने जैसी व्यवस्था होती है। इस सभी का सम्मान हम लोग करते हैं। लेकिन एक प्रश्न यहाँ पर खड़ा होता है कि अगर राष्ट्रगान बज रहा हो और कोई व्यक्ति वहाँ पर ना खड़ा होना चाहे या कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को राष्ट्रगान गाने से बाधित करे या रोके, तब हमारा संविधान, हमारे कानून, हमारी व्यवस्था क्या कहती है। हाल ही में एक ऐसी ही खबर फिर से चर्चा में है जहां पर राष्ट्रगान गाने से संबंधित कुछ गाइडलाइंस पर बात किया जाना जरूरी हो जाता है। आज की खबर है, क्या जरूरी है राष्ट्रगान के लिए खड़े होना? संविधान, कानून और उच्चतम न्यायालय यहाँ पर क्या कहते हैं, इन सभी बातों को हम समझेंगे आज के इस सेशन में। पहले पेन जरा सा ले ले, ठीक है। चलिए, तो खबर है, स्टैंडिंग अप फॉर नेशनल एंथम व्हाट द सुप्रीम कोर्ट हैज़ रूल्ड। सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेकर के पहले भी कई सारे दिशा निर्देश जारी किए हैं और आज भी हम उन निर्देशों के अनुसार कार्य करते हैं। तो एक खबर चर्चा में है जो कि श्रीनगर से संबंधित है। इस मामले में क्या किया गया है कि एक कार्यकारी न्यायाधीश ने एक कार्यक्रम में राष्ट्रगान के लिए ना उठने के आरोप में 11 लोगों को हिरासत में लेकर के जेल भेज दिया है। तो यहाँ पर सवाल खड़ा होता है कि क्या उन 11 लोगों को जेल भेजा जाना ठीक तरीका था या फिर नहीं था, ठीक है। इसके अलावा इस तरह के जो वाद विवाद है पहले भी समाज में कई बार होते रहे हैं और अदालत में पहले भी कई सारी याचिकाएं दायर की जाती रही हैं। तो इस बात को हम आज के सेशन में समझते हैं कि क्या इस प्रक्रिया के तहत कानून है और किस तरह से यह प्रक्रिया पूरी संचालित होती है, और खड़ा ना होना क्या संवैधानिक देशभक्ति पर असर डालने जैसा है। अगर कोई व्यक्ति नहीं खड़ा होता तो इस पर किस तरह से प्रतिक्रिया दी जानी चाहिए, या पिछले कुछ केसेस हमें किस तरह का इशारा करते हैं। तो कानून के अंतर्गत जो धाराएं लगाई गई हैं पहले वो समझे। तो श्रीनगर पुलिस के मुताबिक 12 लोगों को सीआरपीसी की धारा 107 और 151 के तहत अच्छे व्यवहार के लिए बाध्य किया गया है। मतलब ये मान करके चला गया है कि अगर उन्होंने किसी तरह से सम्मान जताने से मना किया है तो उनको 107 और 151 दो धाराओं के तहत बुक किया है। अब सीआरपीसी 1973 की धारा 107 इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर एक कार्यकारी न्यायाधीश को किसी ऐसे व्यक्ति से पूछने की अनुमति देती है जो शांति भंग करने या सार्वजनिक रूप से जो व्यवस्था है उसको भंग करने या कोई गलत कार्य करने की संभावना रखता है। तो यहाँ पर न्यायाधीश के पास, जो कार्यकारी न्यायाधीश है, उनको ये शक्तियाँ धारा 107 के तहत मिल जाती हैं और ऐसा व्यक्ति जो संभवतः शांति का उल्लंघन करने जा रहा हो उसको वो बुक कर सकते हैं, ठीक है। अब एक बात आएगी कि इस धारा के अंतर्गत कौन सी बात है। 151 की भी चर्चा की गई है। तो धारा 151 कहती है एक पुलिस अधिकारी को जो संज्ञेय अपराध करने की योजना के बारे में जानता है किसी व्यक्ति के द्वारा, यानी अगर उसको पता है कि फला व्यक्ति जाकर के कोई अपराध करने वाला है और उस अपराध के बारे में जानते हुए वह मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना या फिर किसी तरह के वारंट के बिना एक ऐसी योजना बनाने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है। इसकी अनुमति देती है धारा 151। ध्यान रखिएगा, ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है कि अनुच्छेद की धारा 151 सीआरपीसी की किस मामले को इंगित करती है, और सामने 4 स्टेटमेंट दे सकते हैं, मतलब मैचिंग वाला भी बनाया जा सकता है अलग अलग धाराओं को देकर के। अब यहाँ पर शब्द है कि इन्हें बाउंड डाउन किया गया है। तो बाउंड डाउन का मतलब हम कह सकते हैं बाध्य रहना। इसका मतलब क्या हुआ, अगर किसी व्यक्ति को उन्होंने बाउंड डाउन किया है तो इसके मुताबिक किसी निश्चित तारीख पर जांच अधिकारी या अदालत के सामने उस व्यक्ति का उपस्थित होना आवश्यक है। यानी कि ये मान करके चला गया है कि ऐसा व्यक्ति किसी खास समय पर किसी खास तरीके से शांति को भंग कर सकता है या जो पब्लिक ऑर्डर है उसको डिस्टर्ब कर सकता है। इसके अलावा जो अभिव्यक्ति है वो आमतौर पर अदालत के आदेशों में यह इंगित करने के लिए उपयोग की जाती है। यानी जो बाउंड डाउन है, जब भी अदालत इनको किसी व्यक्ति को बाउंड डाउन श्रेणी के तहत लाते हैं तो इसका मतलब होता है कि एक आरोपी अधिकारियों के सामने पेश होने के लिए या व्यक्तिगत गारंटी के द्वारा या जमानत के थ्रू बाध्य है। यानी जब भी उसको बुलाया जाएगा तो उस व्यक्ति को अदालत के सामने आना पड़ेगा। अब देखते हैं कि राष्ट्रगान के बारे में कानून क्या कहते हैं, फिर आगे देखेंगे कि संविधान क्या कहता है, क्योंकि संविधान का प्रावधान जिस तरह से निकलता है उसको हम पॉजिटिव नोट में ख़त्म करेंगे। तो क्या अधिनियम राष्ट्रगान के लिए खड़ा होना
अनिवार्य बनाता है। और कौन सा अधिनियम है? देखिए यहाँ पर एक अधिनियम की चर्चा है जो है राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971। इस अधिनियम की धारा 3 कहती है कि जो कोई भी जानबूझकर भारतीय राष्ट्रगान गाने से रोकता है या ऐसे गायन में शामिल किसी भी सभा में गड़बड़ी पैदा करता है, उसे एक अवधि के लिए कारावास से दंडित किया जाएगा, जिस अवधि को 3 वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है या जुर्माना लगाया जा सकता है या फिर दोनों से ही दंडित किया जा सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपने ये कहा कि भाई मैं तुमको राष्ट्रगान नहीं गाने दूंगा किसी दूसरे व्यक्ति से, या आपने जाकर के उसका मुंह पकड़ लिया या उसको आपने गाते हुए जाके धक्का दे दिया, मतलब कोई भी ऐसी स्थिति बनाई जिसके तहत वो व्यक्ति राष्ट्रगान नहीं गा पाया, तब यहाँ पर धारा 3 आपके ऊपर लग जाएगी, जिसमें कहा गया है कि अगर आपने गड़बड़ी पैदा की है तो एक अवधि के लिए दंडित किया जाएगा कारावास से, जिसको 3 साल तक बढ़ाया भी जा सकता है और साथ ही जुर्माना लगाया जा सकता है या फिर दोनों ही लगाया जा सकता है। लेकिन ये बात की गई है किसी दूसरे व्यक्ति को गायन करने से रोकने पर। अगर आप खुद ना गाएं तब क्या हो? तो एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरे को गाने से रोकता है, वहां तक ये सीमित है ये अधिनियम। यानी कि अगर कोई व्यक्ति खुद से राष्ट्रगान नहीं गा रहा तो कानून शांत है या अनुत्तरित है, मतलब राष्ट्रगान गाने के समय बैठा हुआ है या खड़ा नहीं होना चाहता, इस स्थिति पर यह कानून कुछ नहीं कह रहा। इससे जुड़े हुए कुछ पुराने मामलों को देखते हैं, तब हमें थोड़ी सी और क्लैरिटी होगी कि अगर किसी तरह के अनादर से जुड़े हुए मामले आए हैं तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या गाइडलाइंस जारी की हैं। एक मामला है बिजो इमैनुअल और अन्य बनाम केरल राज्य और अन्य, 1986 का ये मामला है। यहाँ पर क्या हुआ कि कुछ क्रिश्चियन बच्चे थे जो कि एक खास, या हम कहें कि आरएसएस का कोई स्कूल था जहाँ पर वो पढ़ते थे। तो शुरुआत में या शुरुआती समय में जब क्लासरूम में जाते हैं तो उससे पहले राष्ट्रगान गाया जाता है, तो वहाँ पर उनको गाने के लिए कहा गया था, लेकिन उन्होंने राष्ट्रगान गाने से एक तरह से मना किया था। उसके बाद उन बच्चों को स्कूल से हटा दिया गया। मामला हाईकोर्ट के पास पहुँचा, लेकिन हाईकोर्ट में भी स्कूल के निर्णय को लगभग सही ठहराया गया। फिर मामला सर्वोच्च न्यायालय में पहुँचा, जहाँ पर उन्होंने ये माना कि चूंकि बच्चे एक खास धर्म से संबंधित हैं और उस धर्म में वो केवल अपने इष्ट के प्रति अपनी आस्था व्यक्त करते हैं और उसके सम्मान में खड़े हो सकते हैं या कोई गायन गा सकते हैं, ऐसे में वो धर्म वहाँ पर कहता है कि सर्वोच्च सत्ता के प्रति ही समर्पण रखना है। तो अगर राष्ट्रगान के दौरान वो ऐसा करते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी धार्मिक आस्था पर इससे प्रभाव पड़ता है। हालांकि वो बच्चे राष्ट्रगान के सम्मान में खड़े होने के लिए तैयार थे और वो खड़े हुए, उसके बावजूद अगर ऐसा किया गया तो अब अदालत ने क्या कहा? अदालत ने कहा कि बच्चों का जो निष्कासन है उनकी ईमानदारी से रखी गई धार्मिक आस्था के परिणाम स्वरूप उनकी अंतरात्मा से प्रेरित जो स्वतंत्रता है, यहाँ पर बेसिकली बात की जा रही है अनुच्छेद 25 की, यानी अंतःकरण से अबाध रूप से धर्म को मानने की स्वतंत्रता, उसका प्रचार करने की स्वतंत्रता। तो ये कहा गया कि ये इसका एक तरह से उल्लंघन होगा और उनके मौलिक अधिकार का उल्लंघन होगा। ऐसे में बच्चों के द्वारा किया जाने वाला कृत्य जस्टिफाई होगा। एक और मामला आता है श्याम नारायण चौकसे बनाम भारत संघ 2018 का। इस मामले में ये समझिए कि 30 नवंबर 2016 को, यानी कि 2 वर्ष पहले एक आदेश आया था। उस आदेश में कहा गया था कि भारत के सभी सिनेमा हॉलों में अगर कोई फिल्म शुरू होती है तो उससे पहले राष्ट्रगान बजाया जाएगा, और ये भी कहा गया था कि हॉल में मौजूद सभी लोगों को राष्ट्रगान के प्रति सम्मान दिखाने के लिए खड़ा होना होगा। ऐसे में ये मामला आता है और एक और निर्णय आता है 9 जनवरी 2018 को, जहां पर न्यायालय ने अपने 2016 के आदेश को दोबारा से संशोधित किया। अब इन्होंने कहा कि जो पुराना पारित आदेश है उसको इस हद तक संशोधित किया गया है कि सिनेमा हॉल में अगर फिल्में चलाई जा रही हैं और फिल्मों की स्क्रीनिंग से पहले राष्ट्रगान बजाया जाना है तो ये अनिवार्य नहीं है कि राष्ट्रगान बजाया ही जाए। दूसरी बात, ये केवल वैकल्पिक हो सकता है और एक निर्देशिका हो सकती है कि आवश्यक नहीं है कि आपको राष्ट्रगान बजाना ही है। तो ये बात यहाँ पर क्लियर हो गई। अगला, अगर हम कुछ आचार संहिता को देखें कि राष्ट्रगान के लिए कोड ऑफ कंडक्ट क्या कहते हैं, तो जब भी राष्ट्रगान बजाया जाएगा तो दर्शकों को उसके सम्मान में खड़ा होना है। राष्ट्रगान का किसी भी प्रकार से अंधाधुन गायन या वादन नहीं करना है। ये नहीं कि बजाए ही जा रहे हैं और फिर लोगों को खड़े होने के लिए कहा जा रहा है। तीसरी एक और बात इसमें है कि जब राष्ट्रगान किसी न्यूज़ रील या डॉक्यूमेंट्री के हिस्से के रूप में प्रस्तुत किया गया है
तब दर्शकों को खड़े होने की आवश्यकता नहीं है। यानी कि अगर आप कोई ऐसी डॉक्यूमेंट्री देख रहे हैं जहां पर बीच में राष्ट्रगान चलने लगा, तब क्या आपको खड़े हो जाना है? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। दूसरी बात, राष्ट्रगान का पूरा संस्करण है जिसको हम गाते हैं, तो उसको गाने को लेकर के, उसकी लय को लेकर के भी एक प्रावधान है कि उसको कितने सेकंड या कितने मिनट में गाया जाना है। तो ये 52 सेकंड की बात है, जो कि आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा। तो 52 सेकंड में इसको बजाया जाना चाहिए। और अगर इसकी पहली और आखिरी पंक्तियों को बजाया जा रहा है तो इसका एक जो छोटा संस्करण होगा वो लगभग 20 सेकंड में बजाया जाना चाहिए। तो एक पूरी प्रक्रिया है इसको लेकर के, पूरी कोड ऑफ कंडक्ट है। इसी तरह भारतीय ध्वज को लेकर के एक कोड ऑफ कंडक्ट बनाया गया है कि ध्वज का आकार कितना रखना है, ध्वज को लगाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है, ध्वज को आपको कब झुकाना है, ध्वज को किन किन इमारतों पर आप लगा सकते हैं, या फिर अगर आप किसी वाहन में उसे लगा रहे हैं तो उसका साइज़ क्या होगा। तो ये कुछ इस तरह के मानक तय किए गए हैं ताकि आम लोगों को किसी तरह का कोई कन्फ्यूज़न ना रहे, और इसके बारे में जागरूकता फैलाना भी बहुत ज़्यादा आवश्यक होगा। क्योंकि मान लीजिए नियम बना लिए गए हैं, लोगों को उसके बारे में पता ही नहीं है। जैसे काफ़ी समय पहले हम देखते थे कि किसी भारतीय ध्वज का अनादर इस रूप में भी होता दिखता था कि उसको समोसा या चाट पकौड़ी लपेट करके दे दिया जा रहा है, या फिर वो किसी ध्वजारोहण समारोह के बाद जो छोटे झंडे बच्चे इस्तेमाल करते हैं वो सड़कों पर बिखरे हुए हैं या फिर पड़े हुए हैं, कुछ लोग उसको जला रहे हैं। तो ये सभी चीज़ें कोड ऑफ कंडक्ट के तहत आती हैं और ये अपने आप में गलत तरीका है। तो इसके बारे में भी नियम बनाए गए हैं। एक और है राष्ट्रीय या राष्ट्र गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971। इसके अगर हम प्रावधानों को देखें तो इसमें भी कुछ ऐसे ही प्रावधान शामिल हैं। तो देश के राष्ट्रीय प्रतीकों का अनादर या अपमान करने पर यह प्रतिबंध लगाता है, और अगर ऐसी कोई घटना वास्तविक रूप से पाई जाती है तो इसके तहत किसी व्यक्ति को दोषी ठहराया जा सकता है और उसे 6 वर्ष के लिए संसद और राज्य विधानमंडल का चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य भी घोषित किया जा सकता है। क्योंकि संसद या राज्य विधानमंडल अपने आप में देश के अंतर्गत ऐसी संस्थाएं हैं जो देश को चलाने में बहुत ज़्यादा योगदान देती है। अगर कोई व्यक्ति की नीयत राष्ट्रहित में नहीं दिखाई देती, ऐसे में उस व्यक्ति को इन दोनों के अंतर्गत शामिल होने से रोका जाता है। और कब ऐसा होता है? अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रीय ध्वज के अपमान का अपराध करे, या फिर भारतीय संविधान का अपमान करने से जुड़ा हुआ अपराध करे, या फिर राष्ट्रगान को गाने से किसी व्यक्ति को रोके। तो इन तीनों ही बातों को इसमें शामिल किया गया है। इसके बाद अगर हम संवैधानिक प्रावधानों को देखें तो संविधान में कहाँ लिखा गया है कि किस तरह से हम इन नियमों का पालन करेंगे। तो अनुच्छेद 51A, याद रखिएगा, संविधान का अनुच्छेद 51A यानी मौलिक कर्तव्यों का जो खंड आता है, उसके अंतर्गत लिखा गया है कि कोई व्यक्ति मौलिक कर्तव्यों का पालन करने के लिए संविधान द्वारा नैतिक रूप से बाध्य है, यानी आरोपित नहीं किया गया है, एक नैतिकता का सवाल है। तो अनुच्छेद 51 ये कहता है कि संविधान का पालन करना और उसके आदर्शों, संस्थानों, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। तो हमें इस बात को ध्यान में रखना है कि अगर हम मौलिक अधिकार की बात करते हैं तो अधिकार हमारे पास तभी तक मौजूद होने चाहिए जब हम अपने कर्तव्यों का पालन भी ठीक से कर रहे हो। हालांकि यहाँ पर अच्छी बात यह है कि संविधान ने इस बात को बहुत रिजिड तरीके से या बहुत गूढ़ रूप से नहीं कहा है कि इसका पालन आपको करना ही है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे हम अपने देश को, एक समाज को विकसित करते हुए आगे बढ़ते हैं, वहाँ पर इन चीज़ों को हमें आने वाली पीढ़ी को सिखाना चाहिए और इन कर्तव्यों का पालन करने के लिए बहुत ज़्यादा सजग रहना चाहिए। ऐसा भी है कि किसी भी नागरिक के अंदर जबरन देशभक्ति के बजाय देश के प्रति प्रेम और सम्मान की भावना अंदर से आनी चाहिए। मतलब ये बात भी ज़रूरी है कि ये बात थोपी नहीं जा सकती किसी के ऊपर कि आपको देश प्रेम करना है, देश का सम्मान करना है। ये बात उसके अंदर खुद से आनी चाहिए नागरिक के रूप में, अगर वह देश के साथ जुड़ा हुआ है, देश के संसाधनों का इस्तेमाल कर रहा है, और देश के संसाधन या कहें सभी लोगों के संसाधन जो उस देश में रहते हैं। ऐसे में अगर देश, अगर हमारा प्रशासन, अगर सरकारें हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए नैतिक आधार बेहतर करती हैं, संसाधनों को उपलब्ध कराती हैं और एक व्यवस्था बनाए रखती हैं, ऐसे में उस देश का, उस देश के प्रतीकों का सम्मान किया जाना आवश्यक है। क्योंकि कोई भी देश अपने आप में एक अमूर्त व्यवस्था होती है, तो उस अमूर्त रूप को मूर्त रूप में करना, ये प्रतीक इसका काम करते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आते हैं अब एक प्रश्न पर जिसका उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। प्रश्न है, राष्ट्रगान पर कानूनी प्रावधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, वह व्यक्ति जिसे राष्ट्रगान गाने से रोकने के अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है, राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 के तहत 6 वर्ष के लिए
संसद और राज्य विधानमंडल का चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। दूसरा स्टेटमेंट इसमें है कि जब राष्ट्रगान किसी समाचार फिल्म या वृत्त चित्र के हिस्से के रूप में प्रस्तुत किया जाता है तो दर्शकों को खड़े होने की आवश्यकता नहीं होती। और तीसरा स्टेटमेंट कहता है कि राष्ट्रगान की पहली और आखिरी पंक्तियों वाला एक संक्षिप्त संस्करण लगभग 20 सेकंड में बजाया जाना चाहिए। तो अब आपने इस सेशन को ध्यान से सुना है तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसका उत्तर दे पाएंगे। आपको बताना है कितने कथन यहाँ पर सही हैं। पहला मतलब कि एक कथन सही है, केवल 2 कथन सही है, केवल तीनों ही कथन सही है, या फिर कोई भी कथन सही नहीं है। ये वो प्रारूप है जो इस बार के यूपीएससी 2023 की प्रीलिम्स परीक्षा में ठीक से पूछा गया है। और इस पर कई सारे विद्यार्थियों को दिक्कत हुई है कि सर यहाँ पर इतना एलिमिनेशन का मेथड जो इस्तेमाल किया जाता था वो इतना सिंपल नहीं रह गया। तो इसको सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। जहाँ पर डाउट हो एक बार पीछे जा करके सेशन को वापस से देख लीजिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में किसी अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। पढ़ते रहिए, ख्याल रखिए, शुक्रिया।